अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। I am Dr. Mateen, Department of Physics, Islamia College, Peshawar. Dear students, last time in chapter number 4, Work, Power and Energy, we had discussed work in detail, but we had discussed only concepts, not derivations and diagrams and all these things. Okay, now we are going to discuss power. So, I'm not going to teach you power. We are going to discuss MCQs related to power. तो देखें, power by definition power is W divided by T. ठीक है, time rate of doing work is called power. अच्छा, इधर देखें, what is work? F dot D. F dot D means scalar, क्योंकि दरमियान में डॉट है. F dot D means scalar. Work is scalar, time is scalar. स्केलर बाय स्केलर से हमेशा स्केलर आता है, कभी भी वेक्टर नहीं आता. तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. अंडरस्टैंड? अच्छा देखें, दिस इज नंबर वन. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पावर. दिस फार्मूला इज बाय डेफिनेशन. अच्छा देखिए, W बराबर है F डॉट डी. अगर आप W की जगह ये पुट करें तो याद रखिए हमारे पास, मैं डायरेक्ट लिखता हूं, दिस इज F and this is dot d divided by t. What is d by t? Velocity. So power is also defined as F dot v. ठीक है, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी. अगर आपसे कोई पूछे why, because this is a vector, this is a vector, दरमियान में डॉट है, is it? So the result is a scalar quantity. तो प्लीज रिमेंबर, कभी कभार वी विल अप्लाई दिस फार्मूला इन एमसीक्यूज और कभी कभार वी विल अप्लाई दिस. ऑल्दो दिस फार्मूला कैन आल्सो बी रिटन एज P is equal to F V into cos theta. Is it? Where theta is the angle between F and V. So power is a scalar quantity. Understand? अगर आप लोग पावर के डायमेंशंस कैलकुलेट करें, डायमेंशंस ऑफ पावर, ये एक एमसीक्यू है. ठीक है, डायमेंशंस ऑफ पावर. तो पावर के डायमेंशंस का मतलब है डायमेंशंस ऑफ वर्क डिवाइड बाय डायमेंशंस ऑफ टाइम. ठीक है, तो देखें, पावर इज रिटन एज W divided by T. So we can write P is equal to W means if the angle between F and D is 0 तो FD divided by T. और F का मतलब है this is just a game, MAD divided by T. और देखिए, एक्सेलरेशन का मतलब है V डिवाइडेड बाई T. 80 नीचे है तो स्क्वेयर, और दिस इज D. वेलोसिटी का मतलब है D बाई T, तो T स्क्वेयर इधर है T क्यूब, 8D ये है D स्क्वेयर. सो पावर के जो डायमेंशंस हैं दे आर रिटन एज M पावर 1 L पावर 2, और ये ऊपर चला जाए तो T पावर -3. ठीक है, दिस इज एन एमसीक्यू. एक एमसीक्यू इस तरह जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डायमेंशंस ऑफ पावर. तो इस तरह है, या कभी कभार इस तरह जाते हैं कि M पावर 1 L पावर 2 T पावर -3 आर द डायमेंशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी. तो नीचे लिखा हुआ होगा पावर, वर्क, ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, फ्लाम, मोमेंटम. तो वर्क, सॉरी, पावर. सही है. So these are the dimensions of power. अच्छा देखें, तीन और एमसीक्यूज है इन डायमेंशंस में, तीन और एमसीक्यूज है. एमसीक्यू नंबर 1, अगर इस तरह जाएं कि द डायमेंशंस ऑफ मेस इन पावर. ठीक है, डायमेंशन ऑफ मेस इन पावर इज, नीचे लिखा होगा 1 -1 2 -3, तो 1, यानी पावर में मेस एक दफा है, तो द डायमेंशन ऑफ मेस इन पावर इज
1। अच्छा, अगर इस तरह जाए, डायमेंशन ऑफ लेंथ इन पावर तो 2, डायमेंशन ऑफ टाइम इन पावर तो -3। तो 3 MCQs ये हो गए। नाउ वी आर कमिंग टू डिस्कस द यूनिट्स ऑफ पावर। शाबाश। वर्क को टाइम के साथ रिलेट करते हैं तो another physical quantity is generated which is called power। तो पावर मीन्स W/T। अच्छा देखें, we are going to discuss units of power। Power by definition is W/T। याद रखिए, इस आई सिस्टम में पावर का यूनिट है वॉट, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल W। वर्क का यूनिट है जॉल और टाइम का यूनिट है सेकंड। दिस इज वन MCQ। दिस इज एन MCQ। ठीक है। अगर एक बॉडी 1 सेकंड में 8 जूल काम करती है तो इट्स पावर विल बी 1 वॉट। अगर एक आदमी 1 सेकंड में 8 जूल काम करता है तो हिज पावर विल बी 1 वॉट। अगर एक आदमी 1 सेकंड में 10 जूल वर्क करता है तो हिज पावर इज सेड टू बी 10 वॉट। ठीक है। लेकिन याद रखिए, दिस इज इन SI सिस्टम। रिमेंबर, CGS सिस्टम में पावर का यूनिट है अर्ग डिवाइडेड बाय सेकंड। लेकिन याद रखिए, इसके लिए कोई सिंगल नाम नहीं है। इज इट? अगर एक आदमी 1 सेकंड में 8 अर्ग वर्क करता है तो हिज पावर इज सेड टू बी 1 अर्ग पर सेकंड। जिस तरह हम जॉल पर सेकंड को वॉट कहते हैं, तो अर्ग पर सेकंड के लिए वी डोंट हैव अ पर्टिकुलर सिंगल नेम। तो इन CGS सिस्टम पावर का यूनिट क्या है? अर्ग पर सेकंड। अंडरस्टैंड? या अगर एक आदमी 1 सेकंड में 8 जूल एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, so we say his power is said to be 1 अर्ग पर सेकंड। याद रखें, हमारे पास FPS सिस्टम में पावर का यूनिट है हार्स पावर, एंड 1 हार्स पावर इज डिफाइंड एज 33,000 फुट पाउंड पर मिनट। लास्ट टाइम वर्क वाले पोर्शन में हमने पढ़ा था कि फुट पाउंड इज द यूनिट ऑफ वर्क। फुट पाउंड इज द यूनिट ऑफ वर्क इन FPS सिस्टम। मिनट इज द यूनिट ऑफ टाइम। इज इट? लेकिन नॉट इन SI सिस्टम और इन FPS सिस्टम या इन CGS सिस्टम। रिमेंबर, SI सिस्टम में, CGS में, FPS में, तीनों सिस्टम्स में टाइम का यूनिट सेकंड है। लेकिन रिमेंबर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हॉर्स पावर। यू विल हैव टू रिमेंबर, दिस इज एन MCQ। दिस इज एन MCQ। याद रखें, अगर एक आदमी 1 मिनट में 33,000 फुट पाउंड काम करता है तो his power is said to be 1 horse power, यानी his power will be equal to the average power of a horse। इसी वजह से this is called horse power। तो horse power is the unit of power in FPS system। this is in FPS system। और अगर ये आप इस तरह लेके 1 horse power is written as 33,000। हमने बार बार पढ़ा है 1 फुट में कितने मीटर्स होते हैं? 0.3048 मीटर। 1 पाउंड में कितने न्यूटन्स होते हैं? पढ़ा है 4.45 न्यूटन्स। डिवाइडेड बाय 1 मिनट में कितने सेकंड? 60। तो रिमेंबर, अगर आप इसको सॉल्व करें तो इससे आ जाता है 746 न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड। दिस इज अनदर MCQ। बता रहा हूं किस तरह। और आपको पता है कि व्हाट इज दिस
न्यूटन इंटू मीटर का मतलब है जाउल पर सेकंड, और जाउल पर सेकंड का मतलब है वॉट। तो याद रखिए 1 हॉर्स पावर में इतने वॉट्स हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि 1 हॉर्स पावर किस तरह 746 वॉट्स के बराबर है, तो इस तरह। क्लियर? शाबाश। ये इसमें एक एमसीक्यू में और लिख रहा हूं, ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 33, ठीक है ना, 1000 फुट पाउंड, और सेकंड की जगह अगर आप 60 मिनट की जगह 60 सेकंड लिखें, तो याद रखिए दिस इज अनदर एमसीक्यू। दिस इज इक्वल टू 550 फुट पाउंड पर सेकंड। 1 हॉर्स पावर इतने फुट पाउंड पर सेकंड के बराबर है, एंड दिस इज एन एमसीक्यू। और फिर अगर आप फुट की जगह इसी तरह ये लेके और पाउंड की जगह ये लेके, तो फिर हमारे पास 746 वॉट्स आ जाएगा। तो याद रखिए कभी कभार इस तरह जाते हैं। शाबाश। इस तरह लिखा हुआ होता है कि हॉर्स पावर is the unit of power in SI system which is equal to, मसलन ऑप्शन ए में ये लिखा है, सही है, ऑप्शन बी में ये लिखा है, ऑप्शन सी में ये लिखा है, तो ऑल ऑफ देम, या ऑप्शन ए में ये लिखा है, ऑप्शन बी में ये लिखा है, ऑप्शन सी में ये लिखा है, तो ऑल ऑफ देम, ऑप्शन ए में ये लिखा है, ऑप्शन बी में ये लिखा है, ऑप्शन सी में ये लिखा है, तो ऑल ऑफ देम। ये सारे एमसीक्यूज है। अंडरस्टैंड? नाउ वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यूज रिलेटेड टू वर्क एंड पावर। वर्क और पावर से रिलेटेड एमसीक्यूज करते हैं, एंड टुमारो इंशाल्लाह विल डिस्कस एनर्जी। ठीक है? अच्छा देखिए, वी आर कमिंग टू एमसीक्यू नंबर 1। लेकिन एमसीक्यू नंबर 1 से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो हमने कल पढ़ा था। ठीक है? तो इसका मतलब है कि इससे पहले जो लेक्चर है या वीडियो है दैट इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड? लिखा है कि when a force of one dyne displaces a body through a distance of 1 centimeter, then work done will be। फॉर एग्जाम्पल देखें, हमारे पास अगर ये एक बॉडी है और आप इस पर 1 डाइन फोर्स अप्लाई करें, 1 डाइन, और ये 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो जाती है, तो याद रखिए द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द बॉडी इज सेड टू बी 1 अर्ग। बाय डेफिनेशन वी कैन राइट W इज इक्वल टू FD। तो 1 अर्ग बराबर होता है 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। अगर आप किसी बॉडी पर 1 डाइन फोर्स अप्लाई करें और वो 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस हो जाती है, so the work done by this force on this body is said to be 1 arc। so arc is the unit of work in CGS system। अच्छा, अब अगर ये MCQ इस तरह जाए, सपोज कि which of the following is the unit of work in CGS system, तो arc। which of the following is the unit of work in SI system, तो joule। which of the following is the unit of वर्क इन FPS सिस्टम, तो फुट पाउंड। और अगर इस तरह जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वर्क, तो फिर ऑल ऑफ देम। ये SI सिस्टम में है, ये CGS में है, और ये FPS में है, तो इस डी में फिर लिखा हुआ होगा ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम। अंडरस्टैंड? अच्छा, MCQ नंबर 2। शाबाश, आराम से पढ़ो। लिखा है द यूनिट ऑफ वर्क इन SI सिस्टम इज जॉल, एंड 1 जॉल इज इक्वल टू, जॉल किसका यूनिट है? वर्क का।
या एनर्जी का। और डाइन किसका यूनिट है? फोर्स का। कौन से सिस्टम में? सीजीएस में। तो देखिए, फॉरगेट अबाउट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, क्योंकि ये डाइन फोर्स का यूनिट है, ये भी फोर्स का यूनिट है, ठीक है ना। तो फोर्स का यूनिट हम वर्क की यूनिट के साथ इक्विवेलेंट नहीं, इक्वेट नहीं कर सकते। सो ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है। तो ये गलत यहां से निकालें, फॉरगेट अबाउट ए एंड सी। नाउ वी आर कमिंग टू बी एंड डी। ये भी अर्ग है, ये भी अर्ग है। अब ये पता लगाना है कि 10⁵ सही है या 10�7। तो ये आपको पता है, कल हमने पढ़ा था डिटेल में, लेकिन बहरहाल लुक एट, W बराबर है एफ डी। तो 1 जूल बराबर है 1 न्यूटन और इंटू मीटर। अब आप मुझे बताएं, चैप्टर नंबर 3, 8 न्यूटन में कितने डाइन्स हैं? 10⁵ डाइन्स। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵2, 10⁵5, 10⁵7, and this is dyne into centimeter. What is dyne into centimeter? This is arg. So 1 joule is 10⁵7 arg. Understand? कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। अच्छा एक बात, लुक एट अनदर एमसीक्यू। अगर एग्जैक्टली यही एमसीक्यू है और सपोज इधर लिखा है 10⁵5 डाइन्स, इधर लिखा है 10⁵5 अर्ग्स, इधर लिखा है 10⁵7 डाइन्स इनटू सेंटीमीटर, और फिर 10⁵7 अर्ग्स, तो फिर ये और ये दोनों सही है। मसलन इधर अगर लिखिए 10⁵7 डाइन्स इनटू सेंटीमीटर और इधर लिखिए 10⁵7 अर्ग, तो बोथ ए एंड बी। अगर एक ऑप्शन में इस तरह लिखा है और दूसरे ऑप्शन में इस तरह लिखा है, तो किसी ये और ये आपस में बराबर है। तो दिस इज अनदर एमसीक्यू फॉर यू, ठीक है। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 3, वर्क एंड एनर्जी हैव सेम। देखिए कल हमने पढ़ा था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड एनर्जी बिकॉज दे आर इंटर कन्वर्टेबल। अंडरस्टैंड? कल हमने इस तरह पढ़ा था, दोबारा देखें। ये बॉडी में ऊपर उठा रहा हूं, आई एम अप्लाइंग फोर्स, द डिस्प्लेसमेंट इज covered. The work is done by me on this body, which is stored in this body as its potential energy, gravitational potential energy. Understand? Means work is converted into energy. आप मुझे बताएं, इस बॉडी में एनर्जी है? कौन सी एनर्जी? एनर्जी मीन्स द एबिलिटी टू डू वर्क, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। अगर आप इसे छोड़ दें, द सेम एनर्जी इज डूइंग द सेम वर्क। नाउ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, so we say work and energy have the same concept. They have got this, they are, in a sense you can say work is a type of energy because work is convertible to energy, energy is convertible to work. So therefore they have got the same units and the same dimensions. अगर आप एनर्जी के यूनिट्स कैलकुलेट करें और वर्क के यूनिट्स कैलकुलेट करें या डायमेंशंस कैलकुलेट करें, तो दे हैव गॉट द सेम डायमेंशंस। और कल हमने पढ़ा था, आज भी हमने पढ़ा, वर्क बराबर है एफ डॉट डी, दरमियान में डॉट है, तो वर्क इज स्केलर, एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। इसी वजह से हम कहते हैं कि वर्क और एनर्जी हैव गॉट द सेम डायमेंशंस, दे हैव गॉट द सेम यूनिट्स, और दोनों स्केलर है, तो स्केलर नेचर, तो सही ऑप्शन है ऑल ऑफ देम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लुक एट,
आप वर्क के डायमेंशंस कैलकुलेट करें जस्ट फॉर वेरिफिकेशन। ये हम लिख सकते हैं एम ए, दिस इज डी एंड दिस इज एम, ए मीन्स वी डिवाइडेड बाई टी एंड दिस इज डी, और एम वी की जगह लिखो डी डिवाइडेड बाई टी स्क्वेड, एक डी ये है डी स्क्वेड। सो वर्क के जो डायमेंशन हैं ये है m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2। दीज आर द डायमेंशन ऑफ वर्क। अगर आप एनर्जी के डायमेंशन कैलकुलेट करें, मसलन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेड से, एम जी एच से पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मसलन काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ एम वी स्क्वेड। फॉरगेट अबाउट हाफ बिकॉज दिस इज डायमेंशनलेस अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1। दिस इज मैस और वेलोसिटी मीन्स d बाई टी, इधर स्क्वेयर है तो आई राइट स्क्वेयर स्क्वेयर, ठीक है। देखिए काइनेटिक एनर्जी के जो डायमेंशंस हैं, दिस इज m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2। इफ यू सी वर्क एंड एनर्जी, kinetic energy, potential energy, they have got the same dimensions. If, for example, if you consider, sorry, potential energy, which is mgh, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के डायमेंशन अगर आप कैलकुलेट करें तो मैस, जी मीन्स एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी बाय टाइम, एच मीन्स डी, h means distance, height, and this is m, v की जगह d, this d squared, और v की जगह d by t, तो t squared। तो पोटेंशियल एनर्जी के जो डायमेंशंस हैं, ओके, दिस इज m पावर 1, l पावर 2, t पावर -2। so these are the dimensions of potential energy। आप लोग दिस इज योर होमवर्क, E is equal to mc squared से आप E के डायमेंशंस कैलकुलेट करें। आप मुझे ये बताएं ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? हाफ के एक्स स्क्वायर, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। के की जगह अगर आप F इज इक्वल टू के एक्स लेके, F इज इक्वल टू के एक्स, के इज इक्वल टू F बाई एक्स, और कैलकुलेशन करें, यू विल गेट द सेम डायमेंशंस। अगर आप वो काइनेटिक एनर्जी वाले डायमेंशंस कैलकुलेट करें, इलास्टिक काइनेटिक एनर्जी, सो एनर्जी एंड वर्क हैव गॉट द सेम डायमेंशंस, द सेम यूनिट्स, द सेम स्केलर नेचर, तो ऑल ऑफ इट। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 4 है ग्रेविटी। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ग्रेविटी, तो ग्रेविटी का मतलब है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का मतलब है वेट ऑफ द बॉडी, अगर आप किसी बॉडी पर उसके वेट के बराबर फोर्स अप्लाई करें, इसका ये मतलब। ग्रेविटी डज नॉट डू एनी वर्क ऑन अ बॉडी when it is moved through the gravitational field। so look at, ये हमने कल डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आप किसी बॉडी को इस तरह वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं, तो यू आर डूइंग द वर्क ऑन द बॉडी एंड दिस वर्क इज पॉजिटिव because applied force and displacement are parallel, the angle between them is 0, cos 0 is +1, so work done is maximum and positive। clear? अगर आप इसे इस तरह मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर लफ्ज लिखे when it is moved, when it is moved means कि you are moving it। तो देखें अगर आप इसे इस तरह ला रहे हैं तो फोर्स किस डायरेक्शन में हम अप्लाई कर रहे हैं? अपवर्ड, डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, एंगल इज 180, cos 180 is -1, the work done is negative। तो देखिए इन दिस केस द वर्क डन इज पॉजिटिव, द वर्क इज डन विच इज पॉजिटिव, और इस केस में द वर्क इज डन विच इज नेगेटिव। हमसे वो क्या मान रहे हैं कि ग्रेविटी डज नॉट डू एनी वर्क, यानी वर्क जीरो तब होगा। तो लुक एट, ये बॉडी है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, ग्रेविटी की बात करते हैं, और अगर आप इसे इस तरह मूव कर रहे हैं, देखिए डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन और ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90। व्हाट इज cos 90? 0, नो वर्क इज डन। इसका मतलब है कि अगर आप किसी बॉडी को ग्रेविटेशन फील्ड में
हॉरिजॉन्टली ले जा रहे हैं तो नो वर्क इज डन। ठीक है, देखो देखिए, वर्क डन बाय डेफिनेशन इज एफ डॉट डी, which can be written as FD cos theta. What is the angle between gravitational force and displacement? 90. Understand? Cos 90 is equal to 0. If you see no work is done, ये तब जब आप किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में हॉरिजॉन्टली ले जाते हैं तो F and D आर परपेंडिकुलर। तो सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 5 है the ratio of inertial mass to that of gravitational mass is equal to। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं। एक कॉन्सेप्ट ये है कि इनर्शियल मास का क्या मतलब है। इनर्शियल मास तो याद रखें, F इज इक्वल टू एम ए में जो मास है ना, ये वाला मास, ठीक है, दिस मास इज कॉल्ड इनर्शियल मास। इस मास को इनर्शियल मास कहते हैं। व्हाई? बिकॉज इट अपोजेस एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मतलब है चेंज इन वेलोसिटी। तो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, बल्कि चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि इनर्शिया का क्या मतलब है। इनर्शिया मींस द इनबिल्ट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी व्हिच अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक बॉडी रेस्ट में है और आप इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है, आप इसे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये बॉडी, बॉडी मींस यानी इसका मेस, ये मेस उस चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और चेंज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को अपोज करती है। दिस अपोजिशन इज कॉल्ड इनर्शिया व्हिच इन टोटलिटी इक्विवेलेंट टू द mass of the body. Inertia means mass. It depends upon mass. Clear? तो F is equal to ma में जो mass है ये inertial mass है, because it opposes acceleration. It opposes change in velocity. So this is inertial mass. जितना mass ज्यादा acceleration कम, जितना mass कम acceleration ज्यादा, तो ये inertial mass है because it opposes acceleration और change in velocity. लेकिन याद रखिए W is equal to mg में जो mass है, look at, यहां पर अगर आप mass देखें तो ये mass inertial mass नहीं है, इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल mass। कॉन्सेप्ट ये है कि ये mass इस एक्सेलरेशन को अपोज नहीं करता। आपको पता है कि इफ यू डोंट कंसिडर द एयर रेजिस्टेंस, तो all the bodies are coming downward with the same acceleration, and this acceleration is called G, acceleration due to gravity, gravitational acceleration. Understand? अगर किसी बॉडी का mass ज्यादा है तो याद रखिए उसका वेट भी ज्यादा होगा। mass ज्यादा, वेट भी ज्यादा, mass कम, वेट कम, तो ज्यादा बाय ज्यादा और कम बाय कम remains constant. ये mass इस एक्सेलरेशन को अपोज नहीं करता, तो दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल mass। और ये mass इस एक्सेलरेशन को अपोज करता है, तो दिस इज कॉल्ड इनर्शियल mass. नाउ लुक एट, आप लोगों के पास अगर ये mass 5 kg है और ये mass भी 5 kg है, क्लियर, तो ये mass और ये mass अगर आप रेशो ले ले तो क्या आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। अगर ये mass 10 kg है, पहले आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, एक्सेलरेट करें, और फिर ग्रेविटेशनल फील्ड में से फ्रीली छोड़ दें, तो दोनों का रेशो क्या होगा, 1:1। अगर ये mass 20 kg है तो दिस इज ऑल्सो 20 kg, तो 20 kg by 20 kg यू आर गेटिंग 1:1। इसी वजह से ग्रेविटेशनल mass और इनर्शियल mass के दरमियान जो रेशो है दिस इज 1:1। अच्छा,
क्वेश्चन ये कि बाकी रेशोज हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि बाकियों में फिर कंफ्यूजन है। अब अगर आप ये मैं फॉर एग्जांपल ये मैं 1 kg ले लूं और ये आप 2 kg ले लें, तो आप पूछेंगे कि ये 2 kg आप क्यों ले रहे हैं, वो 1 kg क्यों ले रहे हैं। अगर ये मैं 10 kg ले लूं और ये मैं 100 kg ले लूं, तो यू विल बी कंफ्यूज। तो इसी वजह से दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ले लो और फिर रेशो कैलकुलेट करो, तो वो 1:1 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही। अच्छा देखें, एमसीक्यू नंबर 7 है, अ मैन कैरीज अ 1 kg बॉडी 10 meter horizontally on a level ground. The work done by the man is। तो इस तरह का एमसीक्यू अभी हमने कर लिया। ठीक है, इज इट द वर्क डन बाय द मैन इज, ये असल में ग्रेविटेशनल फील्ड की बात कर रहे हैं। देखिए हॉरिजॉन्टली, तो इसका ये मतलब है अभी जो हमने पढ़ा, देखें ये बॉडी है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नीचे है और आप इसे हॉरिजॉन्टली इस तरह ले जा रहे हैं, हॉरिजॉन्टली। तो ग्रेविटेशनल फील्ड या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 है, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो नो वर्क इज डन। तो यहां पर है ऑप्शन सी। शाबाश। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? थैंक यू वेरी मच।